हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज हमारा जो टॉपिक है इसको बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो आज इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस और उससे पहले गैमेटोजेनेसिस का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट सबसे पहले डिस्कस करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस होता क्या है और इसका डेफिनेशन होता है। जो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपना लिखे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं। देखो, अब ये जो हमारा पहला स्लाइड है ना, ये पूरा स्लाइड देख रहे हो तुम लोग। ठीक है, जो साइड में अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं उसको दिखा दूंगा। ठीक है, बोल दूंगा उसको। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे लाइफ टाइम के लिए आपके लिए। ठीक है, देखो, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। मैंने पहले लेक्चर में बताया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जो जो क्या करता है। अरे, जो स्पर्म का या फिर ओवम का, सॉरी, गैमेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, स्पर्म या ओवम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन करता है वो प्राइमरी हो गया। और जो गैमेट का जो पाथवे है जिससे गैमेट अपना मतलब पाथवे है होता है गैमेट का, जो जिससे जो उससे ट्रांसपोर्ट होता है गैमेट का। ठीक है, उस पाथवे जो प्रोवाइड करता है, जो ऑर्गन पाथवे प्रोवाइड, जैसे डक्टल सिस्टम, जितना भी डक्टल सिस्टम होता है। ठीक है, या फिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को गैमेट के फॉर्मेशन के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए जो चीज को हेल्प करता है वो सारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगा। ठीक है, जो ऑर्गन, चलो ठीक है, ये सब समझ में आ गया था पहला लेक्चर में। तो अब हम लोग देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन ये स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। ये कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है, टेस्टिस के। ooजेनेसिस क्या होता है? ओवम का फॉर्मेशन होगा भाई। ओवम एक तो सेक्स जो गैमिट होता है ना, गैमिट, ओवम इज द गैमिट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इससे फॉर्म होता है और ऑकर्स इन द फॉलिकल ऑफ द ओवरी। ये देखो, ओवरी में जब पढ़ाऊंगा ना, ओवरी में फॉलिकल सारा डिस्कस करूंगा। ठीक है, बोथ स्पर्म एंड ओवम ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्राइमोडियम जर्म सेल। ठीक है, जैसे एक्स्ट्रागोनेडल जिसका ओरिजिन होता है। तो देखो, अब मैं समझ आ गया कि स्पर्म में ओवम का ओरिजिन होना है। लेकिन अब उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? वो एक्स्ट्रागोनेडल होता है, मतलब उसका ओरिजिन गोनेड में नहीं होता, गोनेड से बाहर होता है। ठीक है, तो गोनेड से बाहर होता है, मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म से होता है। ठीक है, इसका ओरिजिन क्या याद रखो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म से इसका ओरिजिन होता है। और इवेंचुअली वो क्या करता है? माइग्रेट करता है। जब जब डेवलप्ड एम्ब्रायो जब फुल्ली डेवलप होता है तो माइग्रेट कर जाता है। कहाँ माइग्रेट कर जाता है? गोनेड्स में। काहे ये क्यों माइग्रेट कर जाता है? ड्यू टू द फर्दर डेवलपमेंट, इसका आगे डेवलपमेंट हो सके। मतलब जो प्राइमोडियल जर्म सेल है उसका जब फॉर्मेशन हो जाता है तो गोनेड्स की तरफ मूव करता है, ताकि वो आपस में डिफरेंशिएट करके क्या बनाए, या तो ओवम बनता है या तो स्पर्म बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्पर्म कैसे बनता है। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस। ठीक है, ooजेनेसिस ओवम के फॉर्मेशन। अब ये दोनों जो प्रोसेस है ना, इसमें दोनों में कॉमन स्टेप्स होते हैं। ठीक है, फेजेस होते हैं। ये फेजेस यहाँ पर में लिखा हुआ है: मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस में मैचुरेशन फेज, ठीक है, सारा चीज अभी डिस्कस करूंगा, एक डायग्राम है उसको देख लेना। ठीक है, ये कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी के समय ये स्टार्ट होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये प्यूबर्टी के समय स्टार्ट होता है। लेकिन ooजेनोसिस, ooजेनोसिस कब स्टार्ट होता है? ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक लाइफ में ooजेनोसिस स्टार्ट हो चुका होता है। ठीक है, भले उसमें बहुत सारा अरेस्ट आता है, दो दो अरेस्ट आता है, वो दो अरेस्ट हम लोग वहां पर देखेंगे। ठीक है, ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। अब इसका रीजन क्या है? देखो, जब जैसे जैसे प्यूबर्टी आता है ना, वैसे वैसे जीएनआरएच क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, जिसके कारण इमेच्योर जर्म से जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एक पॉइंट है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है? गोल्गी अपैरेटस में जो होता है गोल्गी अपैरेटस, मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्गी अपैरेटस। इसमें गोल्गी अपैरेटस का मॉडिफिकेशन होता है, किसमें मॉडिफाई होकर क्या बनाता है? एक्रोसोम। ठीक है, कंडेंसेशन एंड इलोंगेशन ऑफ द न्यूक्लियस, डेवलपमेंट ऑफ एक्सियल फिलामेंट, ये स्पर्मियोजेनेसिस है। मतलब स्पर्मेटिड जब बन जाता है
स्पर्मेटिड जब बन जाता है उसको स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना होता है। स्पर्मेटिड जब बन जाता है उसको स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना होता है। और इस कन्वर्जन में क्या बोलते हैं, इस कन्वर्जन को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और यही डिफरेंशिएशन को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, यही डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, गोल्गी अपैरेटस का मॉडिफिकेशन होता है किसमें, एक्रोसोम में। ठीक है, और इलोंगेशन न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस होता है कंडेंसेशन होता है। फिर एक्सियल फिलामेंट आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में उसमें। ठीक है, एक्सियल फिलामेंट जो डिस्टल सेंट्रल होता है ना, वो एक्सियल फिलामेंट देता है टुवर्ड्स द टेल। ठीक है, ये एक्सियल फिलामेंट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में आपको दिखा तो पूरा क्लियर हो जाएगा वो चीज। तो देखो, ये जो हमारा डायग्राम है स्पर्मेटोजेनेसिस का दिया हुआ है, ये ooजेनेसिस का दिया हुआ है। ये आपको तभी समझ में आएगा जब अब मैं आपको एक सा डायग्राम दिखाऊंगा जो कि मैंने बनाया। मैं बनाया, देखो, सबसे पहले क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो सेल होता है जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया टाइप, क्या बोलते हैं उसको, स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए। ठीक है, इसमें क्या होता है, माइटोसिस। ये स्पर्मेटोगोनिया एक टाइप ए है जिसमें माइटोसिस होता है। और माइटोसिस पता है तुझे, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन नहीं होता। ठीक है, तो देखो, हाँ, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है। देखो यहाँ पर में क्रोमोसोम नंबर कितना है, 46 ही है। ठीक है, अब आगे जाएगा तो भी 46 ही होगा क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये माइटोसिस करके स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी बनाया। ठीक है, इस फेज को बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज। ठीक है, फेज को बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज। आफ्टर दैट, दैट स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी फर्दर ग्रोथ। ठीक है, वो अपना सेल के साइज को इंक्रीज करता है। ठीक है, बहुत सारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डबल हो रहा होगा वहां पर में, मतलब इसका साइज क्या हो रहा होगा, सॉरी, इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो इंक्रीज हो रहा होगा, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, मतलब सॉरी, जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है ऑर्गेनल्स है वो क्या हो रहा होगा, डबल हो रहा होगा। इसको बोलते हैं ग्रोथ। नेक्स्ट, अब जब ग्रोथ हो गया तो ग्रोथ होने के बाद जो सेल फॉर्म होके बनता है, ये बनता है हमारे पास में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस वन, एंड यू नो मियोसिस वन इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन करने के बाद ये बनाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अब ये रिडक्शनल डिवीजन है तो इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा, 23, और इसमें भी क्या हो जाएगा, 23। बट एक चीज यहाँ पर में ध्यान देना कि ये जब 23 होगा तो एक्स वाला इधर चला गया और वाई वाला इधर चला गया। ठीक है, जो यही जो स्टेप है ना, वही स्टेप डिफरेंशिएट करता है कि बेबी मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक है, यही स्टेप डिफरेंशिएट करता है। मतलब कौन सा स्टेप, जब हम लोग ग्रोथ फेज से मैच्यूरेशन फेज में आ रहे हो। ठीक है, उस समय जब मियोसिस होता है ना, मियोसिस मैच्यूरेशन फेज ही जो होता है ना, कि डिफरेंशिएट करता है सेक्स ऑफ द बेबी। ठीक है, अब इसे मियोसिस टू हो गया। मियोसिस टू होने के बाद क्या बना, मियोसिस टू होने के बाद क्या बना, स्पर्मेटिड बना। बट इसमें क्या आ गया, एक्स और एक्स ही आ गया। ठीक है, स्पर्मेटिड, मियोसिस टू इज लाइक व्हाट, माइटोसिस, नॉर्मल डिवीजन होता है। ठीक है, माइटोसिस, और यहाँ पर में एक्स और यहाँ पर में वाई। ठीक है, सॉरी, एक्स और यहाँ पर में वाई और वाई। ठीक है, अब ये एक्स वाले के साथ आएगा, अगर फीमेल का एक्स और फीमेल का एक्स। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, फीमेल फीमेल, फीमेल का एक्स, फीमेल का एक्स, क्या बन जाएगा, मेल और मेल। ठीक है, तो चांस ऑफ द प्रोबेबिलिटी यहाँ पर में 50-50% बनता है गर्ल्स और बॉयज। ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है, दिख रहा है क्लियर सबको, है ना, तो लैग तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर में पॉइंट था कि अब स्पर्म का फॉर्मेशन तो हो गया, बट अब स्पर्म कैसा बना भाई, देखो कैसा बना, ऐसा स्पर्म बना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। सबसे पहले बात करें तो ह्यूमन स्पर्म का जो स्ट्रक्चर में बात करते हैं तो पहला पार्ट आता है हेड, दूसरा पार्ट आता है नेक, तीसरा पार्ट आता है मिडिल फिश, और चौथा पार्ट आता है टेल। ठीक है, सारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो इस स्लाइड में है, फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो यही पॉइंट पूछेगा। ठीक है, ये कंटेन करता है इलोंगेटेड एंड कॉम्पैक्ट हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इसके पास क्या होता है, इलोंगेटेड और कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट हैप्लॉइड न्यूक्लियस। मैं बोला था ना कि न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट होने लगेगा। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट और इलोंगेटेड न्यूक्लियस यहाँ पर में होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस होने लगता है, तो ये एक मॉडिफिकेशन सेल स्पर्म का। ठीक है, आगे बात समझ,
तो देखो, अब हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं कैप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एंजाइम से फिल्ड होता है, जो कि जो एंजाइम फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है ना, वो एंजाइम से फिल होता है ये, ठीक है, एक्रोसोम। और ये जो एंजाइम होता है वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। न्यूक्लियस इसका हैप्लॉइड होता है और इलोंगेटेड होता है, ठीक है, कॉम्पैक्ट होता है, इलोंगेटेड होता है। नेक, अब इसके नेक में क्या होता है, देखो नेक में इसमें प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल यहाँ पर में देखने को मिलता है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। यहाँ पर में प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल देखने को मिलता है, जो कि कनेक्ट करता है हेड और मिडिल पीस को, ये कनेक्ट करता है, ठीक है, हेड और मिडिल पीस। अब देख लो कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के बारे में देख लो कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है ना आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, उसको क्लीवेज करने में। मतलब क्या बोल रहा है कि जाइगोट जब बनता है, ठीक है, इसको टू सेल में होने में कन्वर्ट, ठीक है, अब ये आगे जाके फर्दर क्या फोर्थ सेल में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसमें इसको हेल्प करता है। आ गई बात होगी, चलो। अब इसका जो मेम्ब्रेन होता है, जो बाहर से ये कवर किया हुआ रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरी तरह से ये कवर किया रहता है, पूरा सेल के जितना भी बॉडी होता है ना, सब पूरे से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका कवर्ड होता है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग मिडिल पीस की बात करते हैं, तो मिडिल पीस में क्या होता है, इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अब यूं ही नहीं माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अरेंज होता है, इसमें अरेंजमेंट एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट देखने को मिलता है, मतलब एक स्पाइरल सीट की तरह अरेंजमेंट देखने को मिलता है इस तरह से, ठीक है। स्पाइरल सीट इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। एक इस तरह के सीट को क्या बोलते हैं, नेवंकन सीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नेवंकन सीट बोलते हैं ना। बात समझ में आ गई, समझ में आ रही बात, चलो। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, सबको पता है कि एनर्जी को प्रोवाइड करता है, लेकिन एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये एक तरह का एनर्जी किसके लिए प्रोवाइड करता है, स्विमिंग के लिए, ठीक है। मतलब ताकि तेल का मूवमेंट आसानी से हो सके, ठीक है। अब एक चीज और देखो कि डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है, जिसको बोलते हैं बेसल बॉडी भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो एक तरह का फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट देता है, बताया ना कि एक्सियल फिलामेंट राइज होता है, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म में। तो ये एक तरह का एक्सियल फिलामेंट दे रहा है, ये देखो निकला हुआ है, ठीक है, जो कि मिडिल पीस से पास होकर टेल तक ये एक्सटेंड होता है, ठीक है, मिडिल पीस से पास होकर यहाँ पर में टेल तक ये एक्सटेंड होता है। लेवंकन सीट कुछ इस तरह से देखने को मिलता है ना, ठीक है, एक पे एक सीट की तरह इस तरह का माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट होता है। टेल लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म होता है और मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत एसेंशियल है, ताकि वो मोटाइल रहे, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट इसी स्लाइड में आपको क्लियर हो गया होगा। समझ में आ गई बात। देखो, जब oogenesis हम लोग स्टार्ट करते हैं, oogenesis जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले ये देख लो कि विटामिन ई जो होता है वो एसेंशियल होता है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अगर ई विटामिन ई का डिफिशियंसी होगा तो प्रॉब्लम की बात है कि पर्सन क्या हो सकता है, स्टेराइल हो सकता है, ठीक है। विटामिन ए रिक्वायर्ड होता है हेल्दी गैमेट के फॉर्मेशन, ठीक है, हेल्दी गैमेट बनता है, गैमेट तो बनता है, लेकिन हेल्दी गैमेट बनने के लिए विटामिन ए इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अब देखो कि एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया हुआ है, ये बहुत मतलब कंफ्यूजिंग पॉइंट, कि ह्यूमन मेल्स जो होता है, ह्यूमन मेल्स में मान के चलो कि ये टोटल वॉल्यूम है, ये स्पर्म का वॉल्यूम 200 से 300 कितना है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म, ये अप्रोक्स स्पर्म प्रोडक्शन है। अब इस 200 में से 300 में से इतना पार्ट है ना, 60 पार्ट, ये जो 60% है ये 40%, ठीक है, ये 60% और ये 40%, तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये कितना कंटेंट करता है, 60%, और ये नॉर्मल शेप एंड साइज का होता है, और ये 40% जो दिख रहा होगा ये एबनॉर्मल शेप एंड साइज का होता है। मतलब 40% की बात करें तो 120 मिलियन, इसमें से 120 मिलियन घटा दो, कितना बचेगा, 200 में से 180 मिलियन। चलो, अब इसी का बात करें, अब इसी, ठीक है, इसी में बात करें, इसी में बात करते हैं कि जो 60% का ही जो 40% है, 60% का ही जो 40% है, ठीक है, ये जो 40% है, यही जो 40% तुम्हें दिख रहा है, ये 40% क्या होता है, विगरस मोटाइल होता है। और ये 40% क्या होता है, ये 40% क्या होता है, ये 40%, सॉरी ये 60%, इस 60% का 60% क्या होता है, ये होता है लेस मोसाइल, ये होता है विगरस, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं कहना
कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म का फॉर्मेशन तो कर रहा है क्वार्टर्स में, ठीक है। लेकिन नॉर्मल फर्टिलिटी किसका होता है, 60% ऑफ स्पर्म का होता है, जिसका नॉर्मल शेप एंड साइज होता है, एटलीस्ट उसमें 40% विगस मोटिलिटी शो करते हैं। तो एनसीईआरटी ने बस इतना लिखा है, ठीक है, और ये इतना नाम भी लिखा, ये तो लिखा ही नहीं, ठीक है। तो दोनों चीज इसमें याद रखो, क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, ये याद रखो क्वेश्चन, ठीक है। अब मुझे जब ये समझ आ गया, तो अब हमें क्या समझना है कि स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म का इन्वेंशन किसने किया, एंटन वन लेवेन फॉर्मेशन किया था, ठीक है। 1667 में यूजिंग अ माइक्रो, वो जो माइक्रोस्कोप जो ने जो इन्वेंट किया वही स्पर्म का फॉर्मेशन, मतलब स्पर्म को देख, ये बता दिया हेड मिडिल पास और होल बॉडी ऑफ द स्पर्म में ये होता है प्लाज्मा। नेक्स्ट चलते हैं oogenesis के बाद। फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। दिस इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है, मार्कली डिफरेंट फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड इट इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द embryonic stage. It is initiated during the embryonic stage. This is very first important point here in the oogenesis, and you also need to learn about oogenesis phases. So there are three phases of oogenesis, that is multiplication phase, growth phase, and maturation phase. ठीक है। So initially what we have oogonium. Initially what we have oogonium, and initially उससे भी पहले क्या है, उससे भी पहले हमारे पास है प्राइमोडियल जर्म सेल, जो कि मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ठीक है। मैचुरेशन होके वो, उसका मैचुरेशन होने के लिए वो गोनैड में आ गया है, और उसका मैचुरेशन अब होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो माइटोसिस होता रहता है ऑन द 25th वीक ऑफ द फीटल लाइफ। तो देखो फीटल लाइफ में ही इसका oogenesis स्टार्ट हो रहा है, वहां पे प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है spermatogenesis। तो सबसे पहले जो फॉर्मेशन होता है वो ऊगोनिया का फॉर्मेशन, ऊगोनिया, ठीक है। इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 46 ही है, और यहाँ पर ये जब डिवाइड करके क्या बनाता है, प्राइमरी oocyte, ठीक है, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पर हमें क्रोमोसोम नंबर का फॉर्मेशन हो जाएगा 46 के, क्योंकि ऊगोनियम का ग्रोथ फेज हो रहा है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जितना भी सेल ऑर्गेनल है सब सारा डबल हो रहा होगा, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। चलो, अब जब बर्थ हो रहा है, ठीक है, बर्थ होते समय ये माइटोसिस वन इसका स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बर्थ के समय ये प्रोफेज वन के डिप्लोटीन में स्टार्ट हो जाता है। ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर मैंने बनाया है, ठीक है। बर्थ के समय ये प्रोफेज वन में डिप्लोटीन के स्टेज में ये अरेस्ट हो जाता है। अब ये हम पढ़ रहे हैं ना, मैचुरेशन फेज पढ़ रहे हैं, जो लार्जेस्ट फेज होता है वो मैचुरेशन फेज ही होता है, ठीक है। अब मियोसिस वन कंप्लीट होगा, जब प्यूबर्टी आएगा ना तो मियोसिस वन कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर में अनइक्वल साइटोकाइनेसिस डेवलपमेंट होता है, मतलब फॉर्मेशन होता है। मतलब क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सेकेंडरी oocyte में जितना भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, सारा का सारा जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो सेकेंडरी oocyte में चला जाता है। फर्स्ट पोलर बॉडी में कम कंटेंट कुछ ही जाता है, एकदम नल के बराबर, ठीक है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद सेकेंडरी oocyte। अब यहाँ पर मैं देखो ये 23 हो गया, ये 23 क्रोमोसोम, मतलब ये डाइप्लॉइड था तभी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब ये भी यहाँ पर में भी डाइप्लॉइड है, अब यहाँ पर में ये हैप्लॉइड हो गया, फर्स्ट पोलर बॉडी भी यहाँ पर में हैप्लॉइड होता है, याद रखो बात, ठीक है। एंट्री ऑफ स्पर्म, अब जब स्पर्म का एंट्री हुआ, अब देखो जब ओव्यूलेशन होता है उस समय ओव्यूलेशन के फेज तक, मतलब 14 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का सारा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, ठीक है, अगले लेक्चर के अगले लेक्चर, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट होता है, और इट इज अरेस्टेड टू द मेटाफेज second. It is restricted to the metaphase second. After that, when the entry of a sperm occurs, that is after the ovulation, or within the 48 hour of ovulation, within the 48 hour of ovulation अगर sperm का entry हो जाता है तो meiosis 2 यहाँ पर में complete हो जाता है। जब meiosis 2 complete हो गया तो क्या होगा, सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन बनता है, और ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो देखो कि साइटोकाइनेसिस, म्यूसिस वन स्टेज होता है, ये प्राइमरी oocyte अरेस्ट होता है कौन से स्टेज में, डिप्लोटीन। देखो प्राइमरी में क्या आता है, फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर में प्रोफेज वन में आता है, ठीक है, और डिप्लोटीन स्टेज में याद रखो। सेकेंडरी oocyte कब स्टेज होता है, सेकेंड 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 मेटाफेज सेकेंड में, ठीक है, मेटाफेज सेकेंड। सबसे पहले क्या आता है, प्रोफेज, फिर मेटाफेज। तो ये प्राइमरी oocyte में अरेस्ट होता है, और ये सेकेंडरी oocyte यहाँ इस स्टेज में अरेस्ट होता है, ऐसे याद रखो, ठीक है। कंप्लीट कब होता है मियोसिस टू, जब स्पर्म का एंट्री होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आप, और जो क्वेश्चन पूछते हैं वो यहाँ पर मैं लिख, ठीक है, ये सारा एक बार पढ़ लेना आप, ठीक है? जो चीज लिखा हो जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है
अब यहाँ पर मैं नोट्स बना सकता हूँ। ठीक है, चलो। तो ये था हमारा पूरा गैमेटोजेनेसिस, छोटा सा लेक्चर था और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, ये कनेक्टिंग लिंक है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल से, ठीक है, डेवलपमेंट से, ये सारा कनेक्टिंग, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, ये सारा कनेक्टिंग लिंक है ओजेन में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा छोटा लेक्चर है उसको कनेक्ट करके फॉलिकल डेवलपमेंट, क्योंकि फॉलिकल डेवलपमेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल का 1 घंटे का लेक्चर है जिसमें हम लोग सारा चीज देखेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा और सब कुछ अच्छे से। ठीक है, एंड टोटल जो स्लाइड शेयर कर रहा हूँ ना उससे आप लोग नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, जो चीज साइड में नहीं दिखता वो मैं आपको बोल दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट, हम लोग खत्म करते हैं इसको। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वे, थैंक यू सो मच।